रामचंद्र विकल साहब ने, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी उनसे आयु में 14 साल बड़े थे, तो उनका ये कहना था कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मेरे स्थान पर आप मुख्यमंत्री बने। 1967 का आप विधानसभा में लाइब्रेरी में जाएं तो पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का उस दिन का निकलवाइए, उसमें स्पष्ट लिखा है विकल स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ चरण। कि राजनीति में सरदार पटेल साहब ने जो त्याग नेहरू जी के लिए किया, दूसरा उदाहरण मैं इनका मानता हूं, रामचंद्र विकल साहब का। उस वक़्त भी ऐसी परिस्थिति बनी कि संसदीय दल का नेता हमारे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को बनाया गया। उन्होंने उसका त्याग करके और वीपी सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनवाया। 2026 में आप रामचंद्र विकल जी को कैसे याद करना चाहेंगे? उस दौर में टिकट ऐसे नहीं मिलता था। सीनियर लीडर्स ने उनको 1952 में दादरी से विधानसभा का टिकट दिया। किसान की माली हालत ऐसी नहीं है अभी प्रदेश में कि उसको दुगना लगान दिया जाए। सरदार पटेल साहब ने जो त्याग नेहरू जी के लिए किया देश के निर्माण में, गांधी जी की सलाह पर, इसका एविडेंस थोड़ा बताइए सर। जबकि चौधरी साहब राजी नहीं थे, लेकिन रामचंद्र विकल साहब ने चौधरी साहब को मनाया कि यदि आपको गवर्नमेंट चलानी है तो जनसंघ भी एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी मुद्दे पर मिसेस इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए विकल साहब को ऑफर किया 1971 में। 71 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए? और यदि मेरी बात सत्य हो तो वोट मुझे देना। पैटर्न होता था। आज हम देखते हैं कि महंगी लग्जरी कारों के काफिले, खाने की व्यवस्था, बड़ी बड़ी रैलियां, पंडाल। भ्रष्टाचार कोई सब्जेक्ट नहीं था। भ्रष्टाचार था नहीं या सब्जेक्ट नहीं था? आज काबिलियत ज्यादा मायने नहीं रखते। आज क्या मायने रखते? ईमानदारी ज्यादा मायने नहीं रखती। आज आप कैसे नेगोशिएट करते हैं। अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो इसमें बुरा क्या है? कि जिस बच्चे के मन में लोक सेवा का भाव हो उसको आपको लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देता हो उसको नहीं, उनसे हाथ जोड़ लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं चौधरी सरजीत सिंह जी, जो मेरठ ज़िले की सियासत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। जिला पंचायत के मेंबर रहे, परीक्षितगढ़ ब्लॉक के प्रमुख रहे, और इससे भी बड़ी पहचान आपकी ये है कि इस देश के कई बड़े नेताओं ने आपकी काबिलियत को पहचाना और उनके साथ आपने काम किया। ख़ास तौर पर गुर्जर गांधी के नाम से मशहूर रामचंद्र विकल जी, जिनकी पुण्यतिथि 26 जून को है। 15 साल 26 जून को उनको इस दुनिया से गए हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें आज भी इस पूरे इलाके के किसानों, नौजवानों और मज़दूरों के ज़ुबान पर सुनाई देती हैं। बुज़ुर्गों के जहन में ताज़ा हैं वो यादें। और चौधरी सरजीत सिंह जी से आज हम बात करेंगे कि रामचंद्र विकल जी को क्यों इंदिरा गांधी ने, उस वक्त की प्रधानमंत्री ने, गांधी की उपाधि दी, गुर्जर गांधी उन्हें कहा। किस तरह के सेक्रीफाइसिंग लीडर वो थे कि उन्होंने खुद पीछे हटते हुए चौधरी चरण सिंह के नाम का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए रख दिया। तो इन सारे सवालों पर, इन तथ्यों पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें मिथक कितना है, सत्य कितना है। और आपसे बेहतर कोई इस पॉडकास्ट के लिए कोई शख्सियत हो नहीं सकती। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एक लंबे हिस्से में उनके साथ काम किया, उनको करीब से देखा। आपके यहाँ उनका इलेक्शन ऑफिस बनता था, लगातार आना जाना होता था और बहुत प्यार भी वो आपको करते थे। तो थोड़ा बताइए सर कि आज 2026 में आप रामचंद्र विकल जी को कैसे याद करना चाहेंगे? आज मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ जब से रामचंद्र विकल साहब के परिवार का संबंध हमारे नवल वाले परिवार से रहा। सन 1952 में वो पहला विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उस दौर में टिकट ऐसे नहीं मिलता था। कुछ ना कुछ आपकी सामाजिक और स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी भूमिका रही, उससे प्रभावित होकर के सीनियर लीडर्स ने उनको 1952 में दादरी से विधानसभा का टिकट दिया।
वो लगातार 3 बार दादरी से और 2 बार सिकंदराबाद से विजयी हुए। सन 1967 में कुछ इस तरह का माहौल यहाँ बना उत्तर प्रदेश में। सीबी गुप्ता साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय रामचंद्र विकल साहब दोनों ही उस वक्त कांग्रेस में थे। सीबी गुप्ता जी ने किसानों का लगान दोगुना कर दिया। उस वक्त राजस्व मंत्री हमारे बाबू बनारसी दास जी थे, बुलंदशहर वाले। विकल साहब ने इसका विरोध किया कि किसान की माली हालत ऐसी नहीं है अभी देश में कि प्रदेश में कि उसको दुगना लगान दिया जाए। ये कह करके उन्होंने गवर्नमेंट से किनारा कर लिया। सीबी गुप्ता सरकार अल्पमत में आ गई। उसके बाद एक गठजोड़ बना जिसमें आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, विकल साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, इन सब लोगों ने, वो जनसंघ घटक से थे, उन्होंने सरकार गठन का पेशकश की। उसमें एसवीडी की गवर्नमेंट में रामचंद्र विकल साहब को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। रामचंद्र विकल साहब ने, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी उनसे आयु में 14 साल बड़े थे, तो उनका ये कहना था कि मेरे से आयु में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनका राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव मुझसे अधिक है, किसानों के लिए मैंने भी काम किया है, इन्होंने भी काम किया है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मेरे स्थान पर आप मुख्यमंत्री बने। उसको चौधरी साहब ने सहज स्वीकार किया और इसको मनाने की जिम्मेदारी रामचंद्र विकल साहब को दी। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में सरदार पटेल साहब ने जो त्याग नेहरू जी के लिए किया देश के निर्माण में गांधी जी की सलाह पर, दूसरा उदाहरण मैं इनका मानता हूं, रामचंद्र विकल साहब का। तीसरा उदाहरण मैं 89 में जब वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, उस वक़्त भी ऐसी परिस्थिति बनी कि संसदीय दल का नेता हमारे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसका त्याग करके एक फिर दोबारा से विकल साहब के त्याग के साथ साथ एक मिसाल पेश की और वीपी सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनवाया। उसके बाद मैं मानता हूं ये सब जो बातें हैं सर, ये तो प्रमाणिक हैं, सारे अखबारों ने उस वक्त छापी हैं, सारी बातें रिकॉर्डेड हैं जी। तो इनमें ये तो सब तथ्य हैं, इसमें मिथक जैसा कुछ नहीं है। कई बार लोग ये कहते भी हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अंदर खाने कुछ और था, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों। इसका एविडेंस थोड़ा बताइए सर। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पत्रकारिता जगत से आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ रहे हैं अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित परिवार के, और अब पॉडकास्ट में भी आपका काफ़ी नाम है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह के ज़मीनी इंटरव्यूज़ आप ले रहे हैं, 1967 का आप विधानसभा में लाइब्रेरी में जाएं तो पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का उस दिन का निकलवाइए, उसमें स्पष्ट लिखा है विकल स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ चरण। आज राम प्रकाश गुप्ता जी तो नहीं है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, रामचंद्र विकल साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि चौधरी साहब राजी नहीं थे। लेकिन रामचंद्र विकल साहब ने चौधरी साहब को मनाया कि यदि आपको गवर्नमेंट चलानी है तो जनसंघ भी एक महत्वपूर्ण घटक है और उसको राम प्रकाश गुप्ता जी लीड करते हैं, तो उनको भी आपको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और ये परंपरा उप मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश में 1967 से प्रारंभ हुई। 2 मुख्यमंत्री उस समय जो अभी तक चल रही है जी।
लेकिन वो गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं चली, उसमें भी 2-3 बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन सब की रिपेयरिंग आदरणीय विकल साहब करते रहते थे, क्योंकि विकल साहब का जो मृदुभाषी स्वभाव था, कोऑपरेशन का स्वभाव था। आदरणीय चौधरी साहब का तो थोड़ा सख्त मिजाज था, लेकिन दोनों नेता ईमानदारी की मिसाल थे। दोनों ने किसानों के, मजदूरों के लिए भरपूर काम किया। विकल साहब ने यूथ पार्लियामेंट की जब 1971 में, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि जिस मुद्दे के लिए विकल साहब ने लगान दोगुना करने पर कांग्रेस छोड़ी, उसी मुद्दे पर मिसेस इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए विकल साहब को ऑफर किया 1971 में बागपत का लोकसभा का टिकट। तो विकल साहब ने कहा कि पहले वो काम कराइए जिसके लिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है। तो लगान पुनः वापस हुआ, दोगुना लगान विकल साहब ने ज्वाइन की और उनको कैंडिडेट बना करके लोकसभा बागपत में बनाया। वो पहली बार वो एमपी बने। पहली बार वो एमपी बने। आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी के पिताजी थे रघुवीर शास्त्री जी, बड़े अच्छे उनका भी रिकॉर्ड रहा। वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी के कैंडिडेट, वो भी केडीसी पार्टी से थे। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इतना करीबी रिश्ता जी, दो नेताओं में आपस में इतना जबरदस्त बॉन्डिंग और विश्वास जी, कि आपने ताऊ देवीलाल का उदाहरण दिया जी, आपने ये मिसाल दी कि विकल साहब ने जो है कदम पीछे खींच लिए जी, और चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने। चौथा एक उदाहरण और है जी, मिसेस सोनिया गांधी जी का, कि 2009 में उनको भी संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन उन्होंने भी अपने स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रस्ताव पेश किया। भारत की राजनीति में ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और ये 67 में सेट किया उन्होंने। हाँ। लेकिन सर 71 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए। विकल साहब के सामने चौधरी साहब कैंडिडेट लड़ा रहे थे, सोमपाल जी के फादर रघुवीर शास्त्री जी, वो चुनाव लड़े। दोनों नेता एक दूसरे को हराना चाहते थे उस वक्त। आखिर ऐसा क्या हुआ इतने कम समय में? मैं ऐसा मानता हूं कि 1967 के बाद जो 2-3 बार गवर्नमेंट डगमगाई, तो विकल साहब के पास 4-4, 5-5 पोर्टफोलियोज थे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रही जिसकी वजह से, एक कारण तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस छोड़ने का कारण वो था, और उस वक्त सभी लोग कांग्रेस में ही थे। जनसंघ का इतना बड़ा रूप उस वक्त नहीं था देश में, बलराज मधोक साहब चला रहे थे। लेकिन चौधरी साहब मुजफ्फरनगर चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से लूज़ करे। तो वो दूरियाँ सिर्फ राजनीतिक रूप से बढ़ती रही, लेकिन पारिवारिक रूप से जब चौधरी साहब एडमिट रहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली, तब भी विकल साहब कई मरतबा उनको देखने गए। उनके पारिवारिक संबंध बराबर रहे। चौधरी साहब क्यों नहीं लड़े सर 71 में बागपत से? चौधरी साहब बीकेडी से डिक्लेयर तो हुए, वहाँ से डिक्लेयर हुए चौधरी नारायण सिंह जी, चंदन चौहान जी के बाबा जी। लेकिन उसके बाद चौधरी साहब ने यहाँ से जो स्थानांतरित हुए उधर, और उन्होंने नारायण सिंह जी के स्थान पर खुद लड़ने की पेशकश की। और फिर वो कॉमरेड थे ठाकुर विजयपाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस को तो ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ मुखालफत की है। फिर कांग्रेस ने उनको प्रस्ताव दिया कि ठीक है हम आपको समर्थन करेंगे। उसको ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने स्वीकार किया और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया, ना कि उनके कैंडिडेट बन के लड़े। और चौधरी चरण सिंह वो चुनाव हार गए। चौधरी साहब विकल साहब के साथ 1971 में लोकसभा नहीं पहुंच पाए, वरना इस क्षेत्र की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की, मैं समझता हूं दोनों एक महत्वपूर्ण किसान शक्तियां रहीं। एक ही परिवार है,
दोनों के इश्यूज़ एक थे। किसानों की लड़ाई चौधरी साहब ने भी लड़ी, विकल साहब ने भी लड़ी। लेकिन विकल साहब निजी चर्चा में एक चीज़ ज़रूर कहा करते थे, जब यहाँ इलेक्शन होता था बागपत में, तो डॉक्टर साहब आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, आज वो चीज़ नहीं है। उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, आदरणीय विकल साहब ने। उनका अंदाज इस प्रकार का था, वोट मांगने का, अपील जो करते थे मतदाताओं से, कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका राजनीति में मुझसे सीनियर हैं। भाई उम्र में सीनियर है तो ऑब्वियसली राजनीति में भी सीनियर है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन 1952 से यदि आप गजट उठा करके देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो मैंने किसान मजदूरों के लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ी है चौधरी साहब से। और यदि मेरी बात सत्य हो तो वोट मुझे देना, और यदि चौधरी साहब ने लड़ी, उन्होंने गजट में ज़्यादा उनका हो तो फिर वोट उनको देना। और ये फैसला वो मतदाताओं पे ही छोड़ दिया करते थे। लेकिन किसी भी दशा में राजनीतिक विरोधी होते हुए भी कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी या कार्यकर्ता द्वारा कोई बात कही जाए तो उसको तुरंत रोकना, डांटना, ये चीज़ आज के दौर में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको उनसे, बुजुर्गों से सीखनी चाहिए। आज तो लगता है सर कि जैसे अभी तलवारें चल रही हैं, हाँ, युद्ध का मैदान तैयार हो रहा है। परस्पर जो व्यवहार है उसमें अभाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है, या कुछ राजनीतिक वातावरण इस प्रकार का हो गया है, या हमारा जो लोक सेवा का भाव था राजनीति में आने का, जिसके माध्यम से सम्मान और दुआ मिलती थी, मैं समझता हूँ लोक सेवा का भाव दिखाने का है, करने का कम रह गया है। 71 जीतने के बाद विकल जी को इंदिरा जी ने मंत्रिमंडल में जगह दी। ये भी मैं समझता हूँ एक अनूठा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में 1974 में जब जनप्रिय नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी गढ़वाल से, उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, तो बहुगुणा जी थोड़ा सा सेंटर की नज़र में तेज़ तर्रार नेता माने जाते थे, और वो थे भी, लोकप्रिय भी थे, तेज़ तर्रार भी थे। तो उनको ठीक ठाक रखने के लिए उन्होंने, मिसेस गांधी ने अपने विश्वस्त आदरणीय रामचंद्र विकल साहब को लगाया, और मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए उनको कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो उनको दिया कि वो ठीक ठाक रखेंगे। लेकिन इस 6 महीने के कार्यकाल में ही विकल साहब ने 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनकी रहीं। हमारा यहाँ एक ही पंतनगर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जिसमें विकल साहब ने उनका दोनों का ही मंजूर करा के शिलान्यास किया। सबसे पहले कानपुर और फिर उसके बाद फैज़ाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो एक छोटे से कार्यकाल में इतनी होना बड़ा मुश्किल। कहा जाता है कि पहली ट्रेन भी बागपत को उन्होंने दिलाई थी उस वक्त। हाँ, ये उनके संसदीय कार्यकाल का हिस्सा है कि उन्होंने एक ट्रेन, बागपत में रेलवे नेटवर्क नहीं था, उसकी मंजूरी उन्होंने कराई। यद्यपि हमारे यहाँ मेरठ से शाहनवाज साहब थे, खुल रेल राज्य मंत्री, वो गाजियाबाद से मेरठ नहीं करा पाए थे। लेकिन एक सांसद के रूप में उनका सफल कार्यकाल मैं मानता हूँ, क्योंकि मिसेस गांधी उनको, मैं प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में भी मैंने देखा है उनको, क्योंकि हम तो छोटे थे उस वक्त, लेकिन जब जाते थे तो मिसेस गांधी को मैंने ये संबोधन करते सुना एज प्राइम मिनिस्टर कि वो विकल साहब से अलग कुछ नहीं बोलते थे। तो एक सांसद को इतना महत्व देना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी विद्वता, उनकी मृदुभाषिता, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें काउंट करती हैं, तभी कोई रिकॉग्नाइज करता है।
निश्चित तौर हाँ 71 अब हाँ 71 के बाद जो उनका अगला टेन्योर आता है पार्लियामेंट का, उसकी थोड़ी यादें बताइए। वो इलेक्शन यहीं से लड़ा गया 71 में उनका। तब बागपत अलग जिला नहीं होता था, मेरठ ही जिला था, मेरठ जिले की एक सीट थी 71 में डॉक्टर साहब बागपत ही नहीं, जो आज का हापुड़ है, गाजियाबाद है, वो सब भी इसी का हिस्सा होते थे मेरठ के, एकीकृत मेरठ था जी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सब मेरठ जिला ही था। और उस वक़्त आदरणीय विकल साहब का जो चुनाव मुख्यालय था वो यहीं पीली कोठी नवल विहार से ही शुरू हुआ। यहीं उनके रहने की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं के रहने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, ये सारा मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ। थोड़ा बताइए सर, कैसे लड़ते थे चुनाव, क्या पैटर्न होता था? आज हम देखते हैं कि महंगी लग्जरी कारों के काफिले, खाने की व्यवस्था, बड़ी बड़ी रैलियां, पंडाल, वो विकल साहब कैसे चुनाव लड़ते थे? थोड़ा सा बताइए उस समय। उस वक़्त जो ये जो धन बल का जो आप देख रहे हैं, ये स्वरूप नहीं था। मात्र 5 गाड़ियां कांग्रेस मुख्यालय से भेजी गई, महिंद्रा जीप। कुछ व्यवस्था यहाँ से होती थी, क्योंकि विकल साहब कोई धनाढ्य परिवार से नहीं थे, वो तो गांधीवादी सर्वोदय नेता थे। कई मरतबा जेल जाना हुआ स्वाधीनता आंदोलन में, तो उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। बहुत चीज़ें चौधरी साहब की और उनकी समानता की हैं। कोई बैंक बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, सारी लोग चंदा लोगों से चंदे पे आधारित सारी व्यवस्थाएं होती थी। भाषण किस तरह के देते थे, थोड़ा बताइए सर, कि लोगों से क्या कहते थे? भाषण का मुख्य आधार तो यही था कि भाई गजट उठा के देख लो, 1952 से किसानों की लड़ाई मैंने यदि कम लड़ी हो तो मुझे वोट मत देना, और चौधरी साहब ने लड़ी हो तो उन्हें देना। यानी फ्रेम क्लोज नहीं रखा, ना 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 ना, ओपन। हाँ बिल्कुल, डिसाइड आप कीजिए, हाँ काम पैरामीटर वो है। जनता को ही भगवान मानते थे कि अल्टीमेटली इन्हीं को डिसाइड करना है जी। इसके बाद फिर जब सेकंड टेन्योर उनका आया जी, तो तब का थोड़ा बताइए, वो इलेक्शन कैसा रहा? 77 में जनता पार्टी की वेव थी। चौधरी साहब वहाँ से पराजित हो चुके थे 71 में, तो चौधरी साहब ने फिर यहाँ लड़ना मुनासिब समझा बागपत, और चौधरी साहब उसमें अच्छे मार्जिन से विजयी हुए। विकल जी और यहाँ से कैलाश प्रकाश जी विजयी हुए जी, और वहाँ से चौधरी चरण सिंह जी विजयी हुए। विकल साहब और चौधरी साहब आमने सामने लड़े। हाँ यस लड़े। तो वो चुनाव कितना दिलचस्प रहा होगा 1980 भी सर? लड़े जी हाँ तो वो जो दोनों चुनाव आमने सामने लड़े जी 77 और 80, जी, वो थोड़ा बताइए सर, कैसा माहौल था जमीन पे? भाषणों में दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे? देखिए दोनों में कटुता तो नहीं रही, लास्ट तक नहीं रही। पारिवारिक संबंध, आना जाना, पारिवारिक सदस्यों का मिलना। हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी भी उनके भतीजे ओम प्रकाश जी के साथ पढ़े लखनऊ, वो बराबर बनी रही, कोई वैमनस्यता नहीं बनी। ये कैसे होता था सर? यही सब चीज़ें तो सीखने की हैं डॉक्टर साहब, यही सब चीज़ें सीखने की हैं, यदि कोई सीखना चाहे तो। राजनीति में रहते हुए भी, परस्पर विरोधी होते हुए भी, उनके निजी ताल्लुकात बराबर बने रहे। ये अद्भुत है सर, ये कमाल की बात है। हाँ, और आपने तो करीब से देखा है। और यदि आप क्षेत्र में जाएंगे तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनमें पूरे लठबरंगे रहते थे। क्या आपको लगता है सर कि अगर ये दो नेता अलग नहीं होते, जी, साथ ही रहते, आमने सामने चुनाव नहीं लड़े होते, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है या उसका जो सिनेरियो है वो कुछ और होता? इससे कुछ नुकसान हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? मैं समझता हूं कि जो विकल साहब की धारणा 1967 में थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जातियों में जो 2 समूह हैं, जाट एंड गुजर, ये आगरा से और हरिद्वार सहारनपुर तक निवास करते हैं। इनके बड़े थोक हैं। यदि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते तो मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लखनऊ या दिल्ली में राजनीतिक अवहेलना ना हुई होती।
राजनीतिक तौर पे एक मजबूत हैसियत, अवहेलना हुई है। लखनऊ में और दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक चारागाह के रूप में माना जाता है, लेकिन जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो उस वक्त कुछ हासिल नहीं होता है। उसकी मुख्य वजह यही है जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं। आज भी सर हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारे वकीलों से बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं कि हाई कोर्ट बेंच इसलिए नहीं मिल रही कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं है हमारा लखनऊ और दिल्ली में। बिल्कुल सच कहते हैं। एम्स नहीं मिला वेस्टर्न यूपी को। बिल्कुल सच कहते हैं। रेवेन्यू जनरेशन में ये पूरा इलाका बहुत मजबूत स्थिति में है। तभी तो हमने चारागाह कहा जी। रेवेन्यू जनरेशन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे टैक्सेशन में हो, चाहे पीवीएनएल के कलेक्शन में हो, या अन्य किसी स्रोत में हो, रेवेन्यू में हो, रजिस्ट्री में हो, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भरपूर मदद कर खजाना भरता है। इसको लेकर उनका क्या कंसेप्ट था? क्या वो प्रदेश विभाजन के पक्ष में थे उस समय या नहीं, या तब तक ये बात बहुत सतह पर नहीं आई थी, या रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचते थे उस वक़्त? एक तो भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं था। राजनीतिक परिवारों में भ्रष्टाचार कोई सब्जेक्ट नहीं था। भ्रष्टाचार था नहीं या सब्जेक्ट नहीं था? सब्जेक्ट ही नहीं था लेकिन नहीं था, चर्चा नहीं होती। अच्छा, था ही नहीं, भ्रष्टाचार होता ही नहीं था। यदि हम लाल बहादुर शास्त्री जी का अध्ययन करें, जीवन का, चौधरी चरण सिंह जी का करें, रामचंद्र विकल साहब का करें, या अन्य महावीर त्यागी जी का करें, और इनके समकक्ष बहुत लोग थे। हाँ, ये सारे लोग आज़ादी के आंदोलन से कैलाश प्रकाश जी का करें, तो आप इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पंचायत में हम भेज रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है तो ये समझ में आना चाहिए। तो इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, इनका फैमिली बैकग्राउंड देखिए कि इनको किसी चीज़ में विरासत में नहीं मिली, इन्होंने खुद संघर्ष से वो चीज़ पाई या अपनी काबिलियत से वो चीज़ पाई। आज काबिलियत ज़्यादा मायने नहीं रखते। आज क्या मायने रखते? ईमानदारी ज़्यादा मायने नहीं रखती। आज आप कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, पैसा मायने रखता है सर आज। हाँ, पढ़ाई लिखाई मायने रखती है नहीं सर? मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। एक हिस्सा तो ऐसा आया सर कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग एमपी एमएलए बने। हाँ, उसका दोष भी मैं राजनीतिक लोगों को ही दूंगा। उसके लिए भी वही दोषी हैं कि उन्होंने उनकी मदद लेना प्रारंभ किया। जब रिगिंग का ज़माना आया, बूथ लूटने का, तो जब उनके दिमाग में ये बात आई कि जब हम इनके लिए कर सकते हैं तो काहे नहीं हम खुद करें। वापस लौटते हैं सर जी। दूसरी बार चुनाव हार गए जी विकल साहब जी। उसके बाद फिर उनकी क्या फाइंडिंग्स थी सर? क्यों हारे? आगे का रास्ता क्या था? कैसे आगे की लड़ाई उन्होंने तय की? रामचंद्र विकल साहब 74 का चुनाव, सॉरी ये 82 में प्राइम मिनिस्टर ने उनको SFCI का चेयरमैन बनाया, राज्य फार्म निगम जी, जो भारत सरकार का उपक्रम है। और उसमें ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूसा में अपना एक छोटा सा ऑफिस था, तो उसके लिए उन्होंने ज़मीन गवर्नमेंट से अलॉट कराई, उसका एक भव्य भवन बनवाया। SFCI का कोई भवन ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि SFCI बीज का उत्पादन तो करता था लेकिन उसकी टैगिंग नहीं कर सकता था। उसका प्रमाणीकरण और उसका विक्रय, विपणन, वो सब NSC के थ्रू होता था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के थ्रू। तो विकल साहब ने ये चीज़ रखी कि भाई जब उत्पादन हम करते हैं तो इसका विपणन भी हमारे द्वारा हो। तो मुख्यालय बनाना, बीज का विपणन कराना, ये उन्होंने सुनिश्चित कराया। फिर 1984 में उनको अपर हाउस में राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया और 90 तक फिर वो उसमें रहे।
राज्यसभा में। उन्होंने लेकिन यूथ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, वो भी फर्स्ट टाइम उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की। पहले गैलरीज में जाना अलाउड नहीं था छात्रों का जी। पार्लियामेंट गैलरी में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं देख पाएंगे आप। अब तो सब कुछ होता है जी। हाँ, लाइव भी देखते हैं हम लोग। ये पहली बार उन्होंने किया। यस, उसका इंट्रोडक्शन उन्हीं के द्वारा किया गया। विकल साहब ने अपनी जो लेगेसी है उसको लेके क्या सोचते थे वो? जैसे उनके परिवार से कोई उनकी तरह के कद का कोई नेता नहीं निकला। हम देखते हैं कि एक वक्त आया जब नेताओं ने अपनी अगली जनरेशन को आगे बढ़ाया, उनके घरों से, उनके परिवार से उनके बेटे बेटियां बड़े नेता के तौर पे स्थापित हुए। विकल साहब ने ऐसा कुछ किया? संगत का तो असर आता होगा डॉक्टर साहब। तो जब संगत आदरणीय चौधरी साहब से थी उनकी, चौधरी साहब ने कब ये रखा कि मेरे बाद चौधरी अजीत सिंह जी राजनीति में आए? नेवर। मैंने उनके जीवन को भी करीब से देखा है, लेकिन उस वक़्त ये सब चीज़ें दिमाग में, मैंने दो चीज़ बताई कि एक तो ये जातिवाद, भ्रष्टाचार, और एक ये मेरे बाद मेरा पुत्र, ये भावनाएं बलवती नहीं होती थी राजनीति में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर कि इसमें बुरा क्या है? अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो इसमें बुरा क्या है? उसकी ट्रेनिंग बचपन से वैसी ही होती है, घर में लोगों को एंटरटेन करते हुए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अगर वो पॉलिटिक्स को करियर बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? एक थ्योरी ये भी है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इस मामले में ये सोचता हूँ कि जिस बच्चे के मन में लोक सेवा का भाव हो, उसको आपको लिफ्ट करना चाहिए। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देता हो, उसको नहीं, उनसे हाथ जोड़ लेना चाहिए। फिर 24 आवर्स आपके मन में जनसेवा की, किसान की तरह, जैसे किसान के दिमाग में खेत रहता है, आपके मन में जनसेवा रहनी चाहिए कि मैं अपने लोगों को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता हूं, कैसे क्षेत्र में शांति और भाईचारा कायम कर सकता हूं। लेकिन सर, विकल साहब के जाने के बाद उनके कद का कोई नेता नहीं निकला इधर से उस तरह से। इसकी क्या वजह है? खास तौर पर किसान समुदायों से कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रही? जैसे चौधरी साहब गए तो वैक्यूम, आपका मतलब है कि राजनीतिक शून्यता आती है? जी, जैसे आपने कहा कि लखनऊ में नहीं सुनी जाती, दिल्ली में नहीं सुनी जाती, एक चारागाह की तरह देखते हैं। ये कड़वा सच है जो मैं बोल रहा हूँ। जी। तो ये जो हालात पैदा हुए, ये जो वैक्यूम पॉलिटिक्स में आया कि उस तरह की पॉलिटिकल फिगर्स नहीं आई निकल के, वो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब एक बात तो आपकी सही है कि भाई यदि नेता का बेटा नेता के क्षेत्र में आना चाहता है तो वो और अच्छा मॉडल पेश कर सकता है, क्योंकि उसको जमी जमाई डॉक्टर और वकालत की तरह एक मंच मिलता है। उसके पास एक अनुभव भी होता है, तजुर्बा होता है। बचपन से वो अपने यहाँ का जो राजनीतिक माहौल देखता है उसमें वो ढल जाता है। जी। हाउ टू डील विद द पब्लिक, हाउ टू डील विद द ऑफिसर्स, वो भली भांति जानता है। निश्चित। ठीक है ना। लेकिन संघर्ष से निकले हुए लोग और विरासत से निकले हुए लोग, इनमें हमेशा अंतर रहेगा। हम जो आप हैं वो सब परिस्थितियों की देन हैं। जो हम चाहते थे वो नहीं है। तो परिस्थितियां हमारा निर्माण करती हैं। मैं तो ये कहूँगा, जैसी जैसी परिस्थिति होती है व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। थोड़ा ये बताइए सर कि जैसे आज नेताओं के पास भीड़ लगी रहती है लोगों की, और आमतौर पर एक सिफारिश सबसे ज़्यादा होती है, बेरोजगारी वाला संकट है। तो इसको लेकर उस वक्त के हालात कैसे थे, और जो लोग सिफारिशें लेकर आते थे इस तरह की, तो उनको विकल साहब कैसे एंटरटेन करते थे? देखिए, उस वक्त डॉक्टर साहब जनसंख्या तो कम थी, लेकिन बेरोजगार नवयुवक उस वक्त भी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के लिए नेताओं के यहाँ जाया करते थे।
तो विकल साहब का इस मामले में बड़ा स्पष्ट नज़रिया था कि भाई मैं ये कहता हूँ कि सबको तो नौकरी नहीं लगेगी, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, लेकिन आप लोग खाली इसके भरोसे मत रहो, आप लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, कुटीर उद्योग, इसकी तरफ भी बढ़ो। हालांकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, जिस सेक्टर से हम लोग आते हैं। वो कहते थे इनसे जुड़े काम धंधों में लगे। हाँ, इनसे जुड़े हुए काम धंधों में लगा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ये उनका वो एक विजनरी, ये उनकी विजनरी अप्रोच थी। बाकी आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने, बाबा रामदेव जी ने तो बहुत बाद में शुरू किया है, विकल साहब ने तो पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और इवन जो उनका सरकारी आवास था 5 डुप्ले रोड दिल्ली, उस पर सुबह योगा क्लास चलाते थे, और उसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट वहाँ आकर के, मेंबर पार्लियामेंट्स सब लोग आकर के योग करते थे। और मैं तो मानता हूँ कि योगा में उन्होंने यही कहते थे कि भाई एक्सीडेंट को छोड़ के मैं सब बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ आपकी। और जो वो कहते थे उन्होंने खुद अपने ऊपर ये किया, नियमित योग करते थे। हाँ, जब उनकी दोनों बेटियों की 81 में शादी थी, रमा और उमा की। रमा हमारी माननीय अध्यक्ष रही जिला पंचायत मुजफ्फरनगर की, उनकी बेटी हैं, दोनों ट्विंस हैं। उमा की तो अभी देहांत हो गया पीछे, वो भी ब्लॉक प्रमुख मोरना रही। तो रमा आजकल हमारे राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय सचिव भी हैं, काफ़ी सामाजिक रूप ये भी से देखिए एक्टिव अद्भुत हैं। रिश्ता है सर जी कि चौधरी चरण सिंह और विकल साहब जी एक वक्त एक साथ रहे पॉलिटिक्स में, आमने सामने चुनाव भी लड़े, जी जीते हारे भी, जी रिश्ते हमेशा बने रहे। और अब उनकी जो अगली जनरेशन्स हैं वो भी एक ही साथ एक ही दल में पॉलिटिक्स कर रही हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपसी मधुरता महत्वपूर्ण रही, आपसी रिश्ता ज़्यादा मजबूत रहा राजनीतिक रिश्ते से। आपको लगता है सर सोशली अगर ये बॉन्डिंग बनती है एक बार फिर से स्ट्रोंग होती है, और हाँ जी, तो इसके कुछ राजनीतिक मायने आज भी हो सकते हैं? जैसे आपने कहा कि अगर उस वक्त ये बॉन्डिंग और फाइन होती और लंबी ट्यून होती, लंबे समय तक चलती, तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। तो क्या अगर आज वो बॉन्डिंग उसी तरह से फाइन ट्यून हो जाए? मैं ऐसा मानता हूं कि किसान वर्ग में इतनी क्षमता है कि वो 36 बिरादरियों में अपने रसूख के आधार पर, अपने संबंधों के आधार पर वो पुनः इसको स्थापित कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो उर्वरा है, जो ताकत है, उसको एक नई शेप दे सकते हैं, राजनीतिक रूप से भी, व्यावसायिक रूप से भी, औद्योगिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में, खेल कूद में भी। हमारे बच्चे यदि आज, देहात के बच्चे यदि आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण खेल में भी यही है कि जो पॉलिटिक्स है इसमें, उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रह करके खत्म हो जाती है। पिछले दिनों सर एक सम्मेलन हुआ दिल्ली में जी, वो उसमें कहा गया कि जाट और गुजर एक साथ खड़े होंगे, पॉलिटिक्स अब एक साथ मिलके करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात उसमें हो रही थी। अभी उनके जो नेता हैं अलग अलग, दोनों को मैं देखता हूँ, जाटों के नेता, गुर्जरों के नेता, वो ये पब्लिक मीटिंग्स में ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि इस यूनिटी की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि इस तरफ कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं ऐसी कि ये एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बार्गेनिंग हो और रिप्रेजेंटेशन बढ़े इस इलाके का, फार्मर्स कम्युनिटी का? डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो विचार है, कोई भी विचार है, यदि हम उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाते हैं तो उस विचार का कोई महत्व नहीं होता है। जब तक राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति ये स्टेप नहीं लेगा, ये कोशिश करने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगा।
जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन में भी वो पदाधिकारी जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, ये समाज उनको महत्व देगा। क्योंकि राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि सामाजिक संगठन में पदाधिकारी है तो वो एक स्टेज पर आकर के अपने स्वार्थवश समाज के लिए वो लाभ नहीं दिला पाता है। विकल साहब पर ही लौटते हैं सर जी। एक किस्सा उनका बहुत मशहूर है जी। विधानसभा में बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि किसानों की जो महिलाएं हैं वो 52 गज का घाघरा पहनती हैं, कोई आर्थिक संकट नहीं है उनके ऊपर। मैं बताता हूँ विकल साहब ने वो बड़ा मशहूर तीखा हमला वो बड़ा मशहूर किस्सा है। असल में उन्हीं के ही पड़ोस के जनपद के बाबू बनारसी दास जी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे। वो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें जो फर्स्ट टाइमर एमएलए थे रामनरेश यादव जी शिकोहाबाद से, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके मंत्रिमंडल में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए, बाबू बनारसी दास जी और चौधरी नारायण सिंह जी, हमारे चंदन चौहान जी सांसद के जी दादाजी बाबा श्री। तो उसमें बाबू बनारसी दास जी ने ये बात रखी कि भाई मैं विकल साहब की बात से, जब राजस्व मंत्री था 67 में, ना मैं जब सहमत था ना मैं आज सहमत हूँ। किसान की माली हालत अब बहुत मजबूत हो गई है। तब विकल साहब ने ये कहा कि किसान की जो औरत होती थी, घरवाली होती थी, वो 52 गज का लहंगा पहनती थी। अब वो घटते घटते 6 मीटर की धोती पे आ गई है। तो माली हालत बढ़ी नहीं है, कमजोर हुई है। और घोड़ा चने खा रहा था, आज वो किसान नहीं चने खा पा रहा है इस महंगाई में। मतलब बहुत जमीनी एग्जाम्पल, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन सोसाइटी में जो बदलाव थे, हाँ, उनको लेकर उनका था। हाँ। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जब सोना 200 रुपये तोला था तो गेहूं 250 रुपये कुंटल था किसान का। आप 77 में देखो कि सोना क्या भाव है और गेहूं क्या भाव है, और आज तो कोई तुलना ही नहीं है। मतलब विधानसभा में खड़े होकर के गेहूं 2,500 है जी, और सोना कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसी से इंडेक्स का आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सर मतलब देखिए कि ये उनकी आर्ट थी। हाँ, कि जो आम आदमी की जिंदगी के भीतर की जो परेशानियां हैं, हाँ, उनको जब वो सदन के भीतर रखते थे तो उन्हीं के बीच के उदाहरण ले जाकर के वहाँ रखते थे। बट नेचुरल, लेकिन आदरणीय विकल साहब को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का और किसान की परेशानियों का भली भांति अनुभव था। थोड़ा सर पारिवारिक स्ट्रक्चर उनका आप हमें बताइए। पारिवारिक स्ट्रक्चर ये है कि विकल साहब के 5 सुपुत्र हैं और 2 सुपुत्रियां हैं, जिनमें से एक की डेथ हो गई है बेटे की, सतवीर सिंह जी की, और एक बेटी की डेथ हो गई है, उमा की। जो बड़े बेटे हैं महावीर सिंह विकल साहब, वो भी आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, दिल्ली ही रहते हैं। उनके जो बेटे हैं यशवीर सिंह, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और वो आजकल एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेवारत हैं। किसी बेटे ने सर पॉलिटिक्स को करियर नहीं चुना, बेटियों ने चुना? नहीं, एक बेटे हैं उनके जगबीर सिंह विकल साहब, एमएलसी रहे। हाँ, आजकल वो भी अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको भी पार्टी ने, मतलब विकल साहब की गैर मर्जी के अनुरूप वो एमएलसी बनाए गए थे, मैं आपको सही बताऊं। लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुए सर? बस वो एक ही टेन्योर 6 इयर्स का उनका रहा, शायद इंटरेस्ट नहीं हाँ रहा होगा सबके जीवन। बाकी बेटे हैं उनके सत्यप्रकाश विकल, जय विकल हैं, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेवारत रहे। पूरा परिवार कविनगर में रहता है, गाजियाबाद। मूल रूप से ये उज्जैन के रहने वाले थे, लेकिन माइग्रेट होकर के उत्तर प्रदेश आए और फिर यहाँ की आर्य समाज से भी विकल साहब का बहुत जुड़ाव रहा। बड़े उच्च स्तर तक राज्य वो पदाधिकारी भी रहे, आर्य समाज से जुड़े रहे, स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े रहे,
राजनीति में रहे, लेकिन विकल साहब का दायरा आप खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना माने डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब पूरे में इनका भ्रमण रहता था और संपर्क थे, संबंध थे। पार्टी ने भी भरपूर इनका उपयोग किया। मैं ये कहूँगा पार्टी ने सम्मान भी दिया और भरपूर उपयोग भी किया। रूस में हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी की, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। उस वक्त भारत की तरफ से ये सौभाग्य आदरणीय विकल साहब को मिला कि रूस में जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये बहुत गौरवशाली क्षण था उस वक्त। और योगा के विषय में उनके बारे में सब बातें हो गई। योगा में तो बल्कि इनकी जब शादी थी 81 में, रमा और उमा की एक ही ट्विंस भी थी और शादी भी एक ही दिन थी। तो हमारे पिताजी को, मेरे पिताजी चौधरी जयप्रकाश जी को विकल साहब से मजाक करने का बड़ा शौक़ था। तो उन्होंने मजाक में कहा कि भाई विकल साहब, लड़के वालों को कुछ देना ना पड़े क्या, इसके लिए ये रूप भर रखा है? तो बोले भाई जयप्रकाश, मुझसे तू मजाक मत कर, मेरी तबीयत खराब है आज। लेकिन उसके बाद उन्होंने 81 के बाद योगा पर जब ध्यान केंद्रित किया तो आप यकीन मानिए कि उनकी स्टिक लेके चलते थे, स्टिक छूटी, चश्मा पहनते थे, चश्मा छूटा। और योग में जो वो कहते थे, योग तो उन्होंने विदेशों में भी जाके कराया, पूरा प्रचार प्रसार किया। जिसको वो कहते थे उसको उन्होंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया और उसको सिद्ध करके दिखाया कि योग में जो वो कहते थे कि एक्सीडेंट के सिवा मुझ पे सब इलाज है, वाकई बहुत कारगर था वो। कमाल की शख्सियत सर। हाँ, कमाल की शख्सियत। हाँ, न जाने कहाँ गए ऐसे लोग, न जाने कहाँ गए ऐसे लोग। और वो चने का साग और मिस्सी रोटी खाना और छाछ पीना पसंद करते थे, ये उनका खान पान था। बहुत ही साधारण जीवन उनका रहा जी। हाँ, पहनावे में वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, तो विनोबा भावे और गांधी जी के संपर्क में आने पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और वो फिर देसी मोटी खादी को ही उन्होंने हमेशा अंगीकार किया। धोती कुर्ता, हाँ, सूट बूट नहीं पहना कभी? ना, कभी नहीं। जाड़ों में कभी कभी वो यहाँ तक का जो एक कोट आता है वो कभी कभी पहन लिया करते थे, लेकिन शुद्ध खादी के ही वस्त्रों का उन्होंने परिधान हमेशा रखा और उसी पे को अपनाया। और उसी को, मतलब उनके जो विचार थे वो, मतलब कथनी और करनी में उनके अंतर नहीं था, मेरा मतलब ये है। हाँ, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और जोड़ना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपने इस महान पुण्य आत्मा के लिए आपने मेरे को चुना और उनके निजी जीवन और उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में जो भी मेरे पास भंडार था वो मैंने आपको उपलब्ध कराया और आप हमारे आवास पर आए। मुझे बेहद खुशी हुई कि आज के दौर में भी आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू जो ज़मीनी रूप से समाज से, राजनीति से जुड़े रहे, उनको आम दर्शकों को आप उपलब्ध कराएंगे। और मैं समझूंगा कि भाई जो भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता इस सामाजिक क्षेत्र में हैं वो उनसे कुछ सीख लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और एक बहुत ही शानदार बातचीत ये रही। मुझे लगता है कि बहुत सारी नई बातें पुराने वक्त की हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे सामने आए हैं जिनकी मुझे भी जानकारी नहीं थी और आप में से भी बहुत सारे लोगों को नई जानकारियां जरूर मिली होंगी। 26 जून को रामचंद्र विकल साहब की पुण्यतिथि है, 15वीं पुण्यतिथि है और उससे पहले हम इस वीडियो को रिलीज करेंगे। आज के वक्त में विकल साहब और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो उठे हैं और ज़्यादा जीवंत हो गई हैं उनकी यादें। उनकी ज़रूरत आज समाज को और भी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आज की जो राजनीति है, आज का जो समाज है, उसके जो पैरामीटर्स हैं और उस वक्त के समाज और राजनीति के जो पैरामीटर्स हैं उनमें एक बड़ी तब्दीली आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी
एक नए पॉडकास्ट में किसी नए सवाल पर, किसी नए मुद्दे पर, किसी पुराने बड़े नेता की यादों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके बुजुर्गों के जहन में बहुत सारी यादें विकल साहब की होंगी, वो साझा कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। उन पर अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर समय लेंगे। मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिली हमारे व्यूवर्स के लिए भी और खुद मेरे लिए भी। तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।